जी जनाब, इस वक्त हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल के अंदर कुछ डाटा है और इस डाटा के ऊपर अब हम मजीद टेबल की जो फॉर्मेटिंग है उनको देखेंगे। टेबल हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एम्प्लॉई आईडी है, एम्प्लॉई का नाम लिखा हुआ है, उसका स्टेटस लिखा हुआ है, हायर डेट लिखी है, वो किस दिन हायर हुआ था, ईयर्स लिखे हुए हैं, कितनी देर हो गई इसको काम करते हुए, सैलरी क्या है इसकी और जॉब रेटिंग है। जॉब रेटिंग क्या होती है कि हर एम्प्लॉई की आपको पता है कि एक एवेल्यूएशन होती है और उस एवेल्यूएशन की बेसिस पे उसको नंबर्स दिए जाते हैं कि ये कितना अच्छा एम्प्लॉई है। लेट सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि एक बंदा है उसकी जॉब रेटिंग 1 है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही बुरा एम्प्लॉई है, और 5 नंबर जिसकी जॉब रेटिंग है उसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा एम्प्लॉई है। ठीक हो गया। 21 एम्प्लॉयज़ का डाटा है हमारे पास और एंड पे हमारे पास सैलरी इनकी टोटल आ रही है 8,19,176 जो इन सबको मिलती है। इस टेबल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वी हैव सम डाटा इन दिस टेबल, और डाटा जब आता है तो इसमें कुछ चीज़ें देखनी होगी। इसको इस तरह के एक टेबल को हम अपनी लैंग्वेज में डाटाबेस कह सकते हैं। डाटाबेस इज समथिंग जिसके अंदर डाटा मौजूद होता है। हर डाटाबेस में जो सबसे पहला कॉलम होता है ना, वो एक यूनिक नंबर होना चाहिए। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ डाटाबेस। जब भी कभी आप कोई डाटाबेस बनाए, कोई टेबल बनाए, तो उसके पहले कॉलम में कुछ यूनिक नंबर्स, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, ताकि उस वैल्यू को, उस जो आगे जो डाटा इसके इस वैल्यू के अगेंस्ट मौजूद है वो यूनिक हो। इसीलिए आपको डिफरेंट टाइप के नंबर्स असाइन किए जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में हर एक शहरी का एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो आईडी कार्ड नंबर जो है वो एक बंदे का एक ही होगा, और पूरे पाकिस्तान में उस तरह का आईडी कार्ड नंबर सेम किसी और बंदे का नहीं होगा। लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, लोगों की वल्दियत सेम हो सकती है, लोगों की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है सेम हो, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड नंबर कभी भी सेम नहीं होगा, CNIC नंबर कभी सेम नहीं होगा। इसी तरीके से आपको आई कैप के अंदर जब आप रजिस्टर कराते हैं तो आपको CRN या CEN नंबर मिलता है। वो आपका यूनिक नंबर होता है, वो और किसी बच्चे को आज तक इशू नहीं हुआ होता और ना ही आगे किसी और बच्चे को कभी इशू होगा। तो वो आपका एक स्टूडेंट नंबर होता है। इसी तरीके से किसी भी डाटाबेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है उसका एक यूनिक नंबर, और इस यूनिक नंबर को हम डाटा की कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि व्हाट आई वांट टू से। वो यूनिक वैल्यू डाटा की कहलाती है, यानी कि वो चीज़ जिसके अगेंस्ट जो डाटा है वो सॉर्ट होता है, जिसके अगेंस्ट डाटा आपके पास नजर आता है। डाटा की के अलावा ये जो आपके पास एक रिकॉर्ड होता है एक पूरे बंदे का, इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हर एक वैल्यू जो होती है वो फील्ड कहलाती है, और हर फील्ड के अंदर कुछ डाटा एंटर होता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 7 नंबर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लेकर आओ, तो इसका मतलब ये होगा कि 7 नंबर एम्प्लॉय का नाम, स्टेटस, हायर डेट, ईयर, सैलरी और जॉब रेटिंग, ये सारी चीज़ें आपने मुझे बतानी है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एम्प्लॉय ID 7 का सिर्फ स्टेटस की एंट्री ले आओ, मुझे ये बता दो कि उसका स्टेटस क्या है, और उसका स्टेटस आप फिर देखकर मुझे बता देंगे। तो ये कुछ डाटाबेस की टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। हम वापस आते हैं अपने टेबल पे। ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल के अंदर डाटा मौजूद है। इस टेबल को हम डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिज़ाइन टैब के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेबल स्टाइल्स नजर आते हैं। व्हेन यू गो टू सम टेबल स्टाइल तो आपको यहाँ पे कुछ कलरिंग और कुछ फॉर्मेटिंग और इस तरह की चीज़ें नजर आती हैं। लेट सपोज कि मैं ये वाला टेबल स्टाइल अप्लाई करता हूँ, तो जब आप ये वाले टेबल स्टाइल पे कर्सर लेकर जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी क्लिक नहीं किया हुआ लेकिन आप पीछे देख सकते हैं कि आपको इसका एक प्रीव्यू नज़र आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रेड वाला अप्लाई कर देते हैं। तो रेड वाला अप्लाई किया तो पूरे टेबल को एक बड़ा खूबसूरत फॉर्मेट अप्लाई हो गया। इस खूबसूरत फॉर्मेट में अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि हमारी जो पहली रो है उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट है, सब्सिक्वेंट रोज की फॉर्मेटिंग एक जैसी है, और जो पहला हमारा कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग भी डिफरेंट है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट कॉलम्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेटिंग अलग है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली ये सेंस कर रहा है कि आपकी जो पहली रो है इसमें हेडिंग्स मौजूद हैं, इसीलिए वो इस रो को हेडर रो कहता है। इस रो को हेडर रो कहता है। क्या कहता है जी, मैं लिख देता हूँ, हेडर रो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑटोमेटिकली सेंस किया उसने कि आपकी पहले वाली रो के अंदर बहुत सारा हेडर्स मौजूद हैं, तो उसने उसको हेडर रो का दर्जा दे दिया और इसकी फॉर्मेटिंग भी थोड़ी डिफरेंट की। सिमिलरली उसने जो इसकी फॉर्मेटिंग की है जो कॉलम की, तो इसको वो कहता है कि ये फर्स्ट कॉलम है आपका, और इस फर्स्ट कॉलम के अंदर डाटा की मौजूद होगी।
ठीक है, डाटा की एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ये यूनिक वैल्यू होती है, दैट इज वाई उसने ये फॉर्मेटिंग की है इसकी कि डाटा की को एक डिफरेंट फॉर्मेट में लिख दिया है। सही है, तो टेबल के अंदर आप इन सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप ये कहते हैं कि यार मेरा जो हेडर रो है, जैसे आप टेबल पे जाएंगे डिज़ाइन की टैब में आपने डिज़ाइन सेलेक्ट किया हुआ है, तो इस तरफ आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर कुछ सेटिंग्स नजर आएंगी। वो कहता है जी हेडर रो इस पर टिक हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपके डाटा की जो पहली रो है दैट रो इज योर हेडर रो। आप इसे अनटिक कर देंगे तो उसको हेडर रो के तौर पर ट्रीट करना छोड़ देगा और उसकी फॉर्मेटिंग भी वैसी ही कर देगा जैसी कि बाकियों की फॉर्मेटिंग की हुई है। लेकिन हम इसे दोबारा टिक बैक कर देते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हमारी जो पहली रो है वो वाकई ही हमारी हेडर रो है। सिमिलरली फर्स्ट कॉलम टिक हुआ है, आप इसको अनटिक कर देंगे तो आपका जो पहला कॉलम है उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसी कि बाकी कॉलम्स की फॉर्मेटिंग है। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहले लग रहा था कि पहले कॉलम में जो डाटा है दैट इज इंटरेस्टिंग डाटा, यानी कि दैट इज इंपॉर्टेंट डाटा, तो उसने उसको इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं फर्स्ट कॉलम पे अनटिक किया तो उसने उसको वही वाली स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग दे दी जो कि बाकी कॉलम्स को दी हुई थी। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ दोबारा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो पहला कॉलम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट यूनिक वैल्यूज यानी कि डाटा की मौजूद है। आप यानी कि पहले कॉलम और पहली रो को अगर आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन फिर आपके पास एंड पे होती है बैंडेड रोज। बैंडेड रोज का मतलब है, आप जरा गौर से देखें, एक रो जो है वो थोड़ी सी डार्क रेड है और नीचे वाली थोड़ी लाइट रेड है, फिर डार्क रेड लाइट रेड डार्क रेड लाइट रेड। तो एक जो है वो डार्क लाइन है, एक लाइट लाइन है, डार्क लाइन और फिर लाइट लाइन। ये इस वजह से है ताकि यूजर को टेबल के अंदर मौजूद जो चीज़ें हैं उनको सेंस करने में, उनको प्रीव्यू करने में आसानी हो, उसे पता हो कि यार ये एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं बैंडेड रो को अनटिक कर दूंगा तो क्या होगा, सारा टेबल एक जैसी फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, आल्दो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। अगर हाँ थोड़ी अलग अलग फॉर्मेटिंग होगी तो उनको देखना आसान होगा। एक और ऑप्शन होती है जिसे हम बैंडेड कॉलम्स कहते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस तो हर कॉलम को एक अलग अलग कलर असाइन हो जाएगा। ये कलर, ये वाला कॉलम जो है डार्क है, ये लाइट कॉलम है, ये डार्क, ये लाइट कॉलम, ये डार्क और ये लाइट। तो यहाँ तो आप बैंडेड रो यूज़ कर लें या आप बैंडेड कॉलम यूज़ कर लें, डिपेंड करेगा कि आप अपने डाटा को किस तरीके से एम्फसाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वक्त मैंने बैंडेड रो को सिलेक्ट किया हुआ है और डाटा जो है ये मेरा पूरा अब बैंडेड रोज में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि अक्सर औकात आखिर वाली रो में टोटल्स मौजूद होते हैं। जैसे इस वक्त आखिर वाली रो में ये टोटल्स मौजूद है। हम अगर टोटल रो वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पता चल जाएगा कि आखिर वाली जो रो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रो है और उसमें टोटल्स मौजूद हैं, फिर वो उसको भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, जो डिफरेंट टाइप की स्टाइल ऑप्शंस है उसको सामने रखते हुए। सिमिलरली अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे लास्ट कॉलम में भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है तो मैं लास्ट कॉलम पे टिक कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरे लास्ट कॉलम को भी वो उस तरह से इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरे लास्ट कॉलम में इतना इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद नहीं है, मैं लास्ट कॉलम वाले को अनटिक कर देता हूँ। हाँ, लेकिन टोटल वाले कॉलम को मैं टिक ही रहने देता हूँ क्योंकि एंड पे मेरा टोटल वाला जो रो है वो आ रही है और वो मेरी एक इंपॉर्टेंट रो है। ठीक है, डाटा, उस डाटा को मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ। तो ये मैं कोई कलर भी यहाँ पे फॉरन से चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे स्टाइल्स में जाके, और ये वाली जो टिक्स हैं ये ऐसे कि ऐसे ही रहेगी, यानी कि मैंने वर्ड को बताना है कि मेरा डाटा जो इम्पोर्टेंट है वो कहाँ पे है। अच्छा, ये तो था जी इनकी अपनी टेबल स्टाइल ऑप्शंस, लेकिन आप अपनी मर्जी से टेबल स्टाइल्स लगा भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये जो एंट्री है ना ये वाली, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंट्री, और आप इस पूरे को सिलेक्ट करके शेडिंग्स में जाके इसको रेड शेड दे देते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू हाईलाइट इट, यानी कि फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप 70,000 से बड़ी वाली सारी एंट्रीज जो है उनको हाईलाइट कर दें, तो आप 70,000 से ऊपर की सारी एंट्रीज को सिलेक्ट करके उनको अपनी मर्जी का शेड दे सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी से भी शेडिंग दे सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ वही वाला शेडिंग होगी जो कि स्टाइल में आ गई है। यू कैन चेंज योर शेडिंग। ठीक है जी, तो ये मेरे ख्याल से आई थिंक मैंने 70,000 से ऊपर वाली सारी एंट्रीज जमा कर हाईलाइट कर ली। और लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैं वो वाली एंट्रीज जो है ना वो हाईलाइट करना चाहता हूँ जो कि 20,000 से नीचे वाली है। तो 20,000 से नीचे वाली को सिलेक्ट करके मैं कुछ डिफरेंट कलर दे देता हूँ, ये वाला जो कि थोड़ा सा
मतलब ये कि नज़र भी आए, सेंस भी कर रहा हूँ। 20,000 से नीचे वाली एंट्री ये भी है। आपको पता है कि अगर आपने एक फॉर्मेटिंग अप्लाई की है एंड यू वांट टू री अप्लाई दैट फॉर्मेटिंग, तो एक कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, उसे F4 कहते हैं। ऊपर F4 का बटन आपको नजर आएगा। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने रो नंबर 6 के ऊपर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई की है एंड इफ आई वांट टू रिपीट दैट फॉर्मेटिंग आई विल प्रेस F4। तो जैसे ही मैं F4 प्रेस करूंगा ये वाला सारी फॉर्मेटिंग जो है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से 15,000 वाले और कौन सा, ये रहा जी, ये 11,000 वाली एंट्री है, ये 11,000 वाली एंट्री आ गई, इसको भी मैं वही वाली शेडिंग देना चाहता हूँ। तो यू कैन यूज F4 या यू कैन यूज द फॉर्मेटिंग वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अच्छा जी, 20,000 से नीचे वाली भी सारी आई थिंक के हाईलाइट होगी, एक रह गया, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं 8 नंबर को F4। तो इस तरह से मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। तो आई कैन हाईलाइट डिफरेंटली, मैं हर एक को डिफरेंटली हाईलाइट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही वाले फॉर्मेट्स और यही वाले स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल के अंदर एक और बड़ी मजे की ऑप्शन होती है विच इज़ व्हाट वी कॉल सॉर्टिंग ऑफ द टेबल। ठीक है जी, आप टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं और ये वाली जो ऑप्शन होती है ये आपके पास यहाँ पे लेआउट के अंदर, सॉर्ट के अंदर भी, डाटा की टैब में, डाटा ग्रुप में सॉर्ट के अंदर भी मौजूद होती है। आप टेबल को सिलेक्ट करें और आप सॉर्ट पे क्लिक करें। ठीक है जी। अभी करंटली अगर आप अपने डाटा को गौर से देखें तो इस वक्त डाटा सॉर्टेड है, लेकिन इट इज सॉर्टेड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉई आईडी, यानी कि एम्प्लॉई आईडी 1 2 3 4 5 6 7। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इसका ईयर वाइज सॉर्ट हो जाए, यानी कि सबसे ऊपर वो वाला एम्प्लॉई हो जिसके ईयर्स सबसे ज्यादा है। आई विल क्लिक ऑन इट, I go to the A to Z sorting and I select the employee ID। देखिए ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, क्योंकि हमने बताया हुआ था कि हमारी जो टेबल है उसकी पहली रो जो है वो हेडर रो है, इसलिए उसने पहली रो के टाइटल कॉलम सारे यहाँ पर डाल दी। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि माई लिस्ट हैज हेडर रो, देखिए ऑटोमेटिकली टिक हुआ है। मैं अगर नो हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि वो कह रहा है कि अच्छा फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, यानी कि वो फिर पहली रो को भी सेंस करना छोड़ देगा। लेकिन मेरे डाटा में क्योंकि हेडर्स हैं तो वो फिर पहली रो ला के मुझे देगा कि भाई ये देखो पहली रो में बताओ किसके हिसाब से सॉर्ट करना है। मैं कहता हूँ कि आई वांट टू सॉर्ट इट विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स। अच्छा, ईयर्स के हिसाब से जैसे मैंने यहाँ पे ईयर सेलेक्ट, ये सेकंड स्टेप में उसने मुझे बताया कि भाई ये जो आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो ना इसमें नंबर्स हैं। अच्छा, नंबर्स जो हैं वो आप असेंडिंग ऑर्डर में लेना चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे छोटा सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि ऑर्डर जो है उनका असेंडिंग है, बढ़ता जा रहा है। डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि सबसे बड़ी वैल्यू सबसे ऊपर आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो यही मुझे चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। When I click on descending, I click on OK, तो आप देखेंगे डाटा अब सॉर्ट हो गया है। डाटा कैसे सॉर्ट हुआ है? डाटा ईयर वाइज सॉर्ट हुआ है। ठीक है, 29, 28, 28, 28, 27, 26, 23, 23। और आपने अगर गौर किया हो तो जो आपने हाईलाइट किया हुआ था ना वो भी उसके हिसाब से ही हाईलाइटिंग अभी भी वही है, यानी कि पहले अगर आपने 12 नंबर को हाईलाइट किया हुआ था तो वो अभी भी 12 नंबर पे ही हाईलाइट हुआ हुआ है। तो ये एक बड़ी मजे की फॉर्मेटिंग है। तो इसे हम सॉर्टिंग करना कहते हैं। लेट्स सपोज कि मैं टेबल को सॉर्ट करना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स, और अगर फर्ज करें कि ईयर्स उनके सेम है तो फिर विद रिस्पेक्ट टू सैलरी। ठीक है, तो मैं मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। एक सॉर्टिंग की है, फिर दूसरी उसके अंदर, फिर तीसरी उसके अंदर, तो मल्टीपल लेवल की सॉर्टिंग जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस डाटा में मैं ये चाहता हूँ कि सबसे ऊपर वो वाले लोग आए जिनकी जॉब रेटिंग सबसे ज्यादा है, तो मैं इसको जॉब रेटिंग वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ। जॉब रेटिंग वाइज नंबर है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, अगला सवाल ये है कि अगर लोगों की 4 या 5 या 6 लोगों की जॉब रेटिंग सेम होती है तो फिर उनको कैसे सॉर्ट करना है? तो देन बाय के अंदर मैं जाके उसे कहता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि अगर उनकी वो सेम है जॉब रेटिंग तो फिर आप उसको सैलरी वाइज तरतीब दे दो, यानी कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा उसको सबसे ऊपर। ठीक है, तो डिसेंडिंग नंबर में अंदर जाके डिसेंडिंग कर दिया। अब जब मैं इसे ओके करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा? आपके टेबल को जॉब रेटिंग वाइज सॉर्ट करेगा। कर दिया। अगर कुछ लोगों की जॉब रेटिंग सेम होगी तो फिर उनके अंदर भी वो चेक करेगा कि किसकी सैलरी ज्यादा है, उसको ऊपर लेकर आएगा। फिर दूसरे नंबर पे सैलरी, दूसरे नंबर पे सेम जॉब रेटिंग के होते हुए। तो ये हम मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग कर रहे हैं। एक लेवल की सॉर्टिंग की, फिर उसके बाद दूसरी सॉर्टिंग उसे करके करने को कहा। जैसे मैं ओके करूंगा तो अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये 4 लोग हैं जिनकी
जॉब रेटिंग है वो सेम है, लेकिन इसमें देखें फिर 4 लोगों के अंदर उसने सॉर्टिंग कैसे की है। सबसे ऊपर वो वाला जिसकी 26,000 सैलरी है, दूसरे नंबर पे वो जिसकी 24,000 सैलरी है, और तीसरे नंबर पे वो जिसकी 10,000 सैलरी है। तो ये जो मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग्स हैं ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट ट्रेंड्स इन द डाटा। ठीक है, तो हम लोग डाटा को जो है ना वो सॉर्ट करते हैं सैलरी वाइज। ठीक है, और उसके बाद हम उसको सॉर्ट करते हैं। इवन लेट सपोज मैं कहता हूँ कि नहीं यार सैलरी वाइज नहीं सॉर्ट करना, आप एम्प्लॉई के नाम के हिसाब से सॉर्ट कर लें। तो अगर आप एम्प्लॉई का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कहेगा कि यार ये जिस कॉलम की आप बात कर रहे हैं ना उस कॉलम में टेक्स्ट है, तो क्या उस कॉलम में टेक्स्ट को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप टेक्स्ट के हिसाब से बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे ऊपर ए, फिर उसके बाद बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले, ई, एफ और इस तरह से जेड वाले सबसे एंड पे, ये असेंडिंग ऑर्डर होता है। लेकिन अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज बात करें तो सबसे ऊपर जेड, फिर उसके नीचे उससे छोटा, फिर उससे नीचे उससे पीछे वाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ए वाला सबसे एंड पे। तो इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है जी, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी की जॉब रेटिंग सेम हो तो फिर उनके नाम ABC वाइज सॉर्ट हो जाए। आई विल क्लिक ऑन ओके। तो अब अगर आप गौर से देखें तो जॉब रेटिंग 3 लोगों की ये है, और इनके नाम CP और W ये देखें। इसी तरीके से अगर मैं जॉब रेटिंग 3 की बात करूं तो जॉब रेटिंग 3 में जितने लोग हैं उन सब में सबसे ऊपर B वाला है, फिर D वाला है डियास, फिर R, S, T और Z वाला। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम मल्टीपल लेवल सॉर्टिंग एक टेबल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि टेबल के अंदर आप जैसी मर्जी सॉर्टिंग और जो मर्जी करें, आपके लिए इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात है वो ये है कि इसकी एक अपनी सेल्फ फॉर्मेटिंग है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और फिर इसके अलावा टेबल के अंदर एक सेल है, सेल के अंदर डाटा आपका कैसा आ रहा है उसके लिए ये आपको लेआउट के अंदर अलाइनमेंट्स नजर आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस अलाइनमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा डाटा लेफ्ट और राइट्स के हिसाब से मिडल और सेंटर ये दोनों तरफ से अलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट लाइन है, ये राइट लाइन है, बॉटम लाइन है, ये सारी अलाइनमेंट्स आपको पता है। नॉर्मली मैं इस तरह की अलाइनमेंट को पसंद करता हूँ कि ये ऊपर और नीचे के हिसाब से भी सेंटर अलाइन हो और लेफ्ट राइट के हिसाब से भी मिडल अलाइन हो। ठीक है जी, तो इसके अलावा एक और बड़ी मजे की चीज होती है विच इज व्हाट वी कॉल टेक्स्ट डायरेक्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी सेल के अंदर टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। टेक्स्ट डायरेक्शन जो है जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें उसने एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, स्टेटस वगैरह इसको चेंज कर दिया। दोबारा क्लिक करेंगे तो उसकी डायरेक्शन एक और तरह से करके दिखाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको वापस ले आएगा कि भाई आपको अगर पसंद नहीं आई तो आप जो है ना वो जा सकते हैं, आपको मैं यही वाली दोबारा पुरानी फॉर्मेटिंग दे दूंगा। अब देखिए इससे क्या काम हुआ है कि एक हमारा ये जो सेल है ये बड़ा होगा तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही हम 2 सेल्स की बॉर्डर के ऊपर कर्सर लेकर जाएंगे तो हमारा कर्सर जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कर्सर की शक्ल आपने गौर करनी है, कर्सर की शक्ल चेंज होती है। यस, ये कर्सर की शक्ल चेंज हो रही है यहाँ पे आके। तो इसको जैसे ही सिलेक्ट करके आप ड्रैग करके ऊपर लेकर जाएंगे तो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट ऑफ योर सेल, हाइट ऑफ योर रो। तो आप अपने रो की हाइट जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रो एंड कॉलम, दिस इज ऑल अबाउट द टेबल। टेबल के अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आप अपनी मर्जी से हर सेल की अलग अलग फॉर्मेटिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ आइडियल कि आप इनके पहले से बनाए हुए स्टाइल्स को इस्तेमाल करें। अब एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि टेबल्स के मुतालिक है वो है सेल्स को मर्ज करना, और उसके अलावा सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले लगाना, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर क्या फॉर्मूले लगा सकते हैं ये इंशाल्लाह अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।